Hello everyone, this is Kavita, your science mentor. Welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Math Point. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि लाइफ प्रोसेस की पूरी थ्योरी हम लोगों ने कर ली है। इंडेक्स क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। ह्यूमन बीइंग में डिफ्यूजन सफिशिएंट क्यों नहीं है फॉर द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट? क्यों? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है भाई। हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर में कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर पूरा है, इनक्लोज्ड है, पूरा बॉडी के अंदर है। हमारा जो ऑर्गन्स हैं इसके ऑक्सीजन को लेने वाले, इनटेक करने वाले, दे आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर की पॉइंट क्या होना चाहिए? डायरेक्ट कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट आपके ऑर्गन्स नहीं है। डायरेक्ट कांटेक्ट एनवायरनमेंट के साथ नहीं है। नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट, नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद environment. So only diffusion procedure is not sufficient to fulfill oxygen requirement in multicellular organisms. ये आएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलेंगे दूसरे पे। What criteria do we use to decide whether something is alive? याद करिए, बिल्कुल पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज द क्राइटेरिया जो डिसाइड करेगा कि कोई चीज अलाइव है या नहीं है। तो वो कौन सा क्राइटेरिया है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट आंसर आएगा इसका। मॉलिक्यूलर मूवमेंट डिसाइड करेगी कि कोई चीज अलाइव है या नहीं है। ज्यादा अगर इसकी डिटेल स्टडी देखनी है आपको तो फर्स्ट वीडियो में जाइएगा चैप्टर की, वहां पूरी मिल जाएगी। What are outside raw material used for by an organism? कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, कौन से रॉ मटेरियल आउटसाइड, बाहर से कौन से रॉ मटेरियल्स को लेगा? कौन से रॉ मटेरियल को लेंगे? फूड एंड एनर्जी को ही लेंगे। बाहर से कौन से रॉ मटेरियल्स को लेते हैं? फूड एंड एनर्जी को लेंगे। किस तरह से लेंगे? प्लांट्स की अगर बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके सनलाइट क्लोरोफिल के साथ वो फोटोसिंथेसिस करेगा। और अगर ह्यूमन बींग्स की या हेट्रोट्रोप्स की बात करते तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहां से ऑब्टेन करेंगे? प्लांट से ऑब्टेन करेंगे। नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से हैं जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं? कौन सा है? न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन के अंदर आपका डाइजेशन आएगा, रेस्पिरेशन आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा एंड देन एक्सक्रीशन आएगा। ये चारों ही आपको अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए चाहिए। इनमें से अगर एक भी नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी कंप्लीट, आपकी लाइफ फुलफिल नहीं हो पाएगी। लाइफ प्रोसेसेस क्या आएंगे? लाइफ प्रोसेसेस आएंगे। 4 लाइफ प्रोसेस हैं, इनके बारे में सब पढ़ लिया है अपने इस चैप्टर में। वो चारों लाइफ प्रोसेस आप इसमें लिखोगे। ठीक है, आगे नाम नहीं लिखूंगी मैं, वो आप लोग खुद करेंगे क्योंकि सारा बता दिया इसके अंदर। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। दे आर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड organisms are known as autotrophs. And heterotropic nutrition, a type of nutrition in which organism cannot prepare their food their own. They dependent for their food, they dependent on autotrophs for their food and nourishment directly or indirectly. पहला तो लिखेंगे ये। दूसरा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसके अंदर, किस में आएगा? ये प्लांट्स के अंदर आएगा। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगा। और हेट्रोट्रोपिक में ऑल बाकी के सारे एनिमल्स आ जाएंगे। ऑटोट्रोपिक के अंदर क्या होगा? ऑटोट्रोपिक में प्लांट्स क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीसरा पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज करके विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट फूड का प्रिपरेशन करेंगे। जबकि हेट्रोट्रोपिक में इस तरह की कोई भी प्रिपरेशन नहीं होती। या आप इस तरह से कर सकते हैं इसमें, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनेगा। और हेट्रोट्रोपिक में वो बना बनाया ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हेट्रोट्रोप्स जो है वो क्या करेंगे? यूज करेंगे। ये डिफरेंस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? सारे रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेंगे? तो पहले तो हम ये देखोगे कि कौन कौन से रॉ मटेरियल है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कहाँ से मिलेगी? एटमॉस्फेयर से। अगर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर से। और अगर उसकी बात करते हैं, हाँ यहाँ ध्यान रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस पूछा है, रेस्पिरेशन पूछा होगा तो ऑक्सीजन लिखते, फोटोसिंथेसिस तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे। एक्वेटिक प्लांट जो वाटर के अंदर डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसका यूज करेंगे।
वाटर कहाँ से लेंगे? सॉइल में से लेंगे। वाटर एंड मिनरल कहाँ से लेंगे? सॉइल में से लेंगे। और क्या चाहिए? सनलाइट कहाँ से मिलेगी? सनलाइट मिलेगी इनको सन से। सनलाइट कहाँ से मिलेगी? सन से मिलेगी। और क्लोरोप्लास्ट क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट कहो या क्लोरोफिल कहेंगे, ये कहाँ होगा? ये लीव्स के अंदर, लीव्स की मीजोफाइल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक? स्टमक के अंदर एसिड होगा। स्टमक के अंदर कौन सा एसिड है? स्टमक के अंदर होगा HCl। पढ़ा पढ़ा था ना HCl। HCl के दो फंक्शन बताए थे। एक तो क्या करेगा, अगर फूड के साथ कोई भी जर्म्स आ गए हैं तो उनको किल करेगा। फूड के साथ कोई भी जर्म्स आ गए उनको किल करेगा। दूसरा क्या था? एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करेगा किसको? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। कौन कौन से एंजाइम आते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग? एक है पेप्सिनोजन एंड सेकंड वन इज प्रोरेनिन। इनको क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। ये काम है किसके? HCl के। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स? डाइजेस्टिव एंजाइम्स के क्या फंक्शन होंगे? क्या बता सकता है कि कोई डाइजेस्टिव एंजाइम के क्या फंक्शन होंगे? जब यहाँ पर ये बोला जाता है कि क्या कोई बता सकता है, तो यू कैन राइट योर आंसर्स ऑन इन कमेंट बॉक्स। पढ़ते हैं हम लोग आपके कमेंट्स को, आप लिख सकते हैं उसके अंदर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स? देखिए, जो हम फूड इनटेक करते हैं कॉम्प्लेक्स होगा, और हमारी बॉडी जो है कॉम्प्लेक्स फूड को क्या है, एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो ये एंजाइम क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट करेंगे? सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल फूड के अंदर, या सिंपल फूड में या सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम बाद में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर हो गई ये? नेक्स्ट है, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या प्रेजेंट होगी? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं जो क्या करेगी? सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी। इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को क्या करेगी? इंक्रीज। अब पैरो मेरा किसके लिए आता है? इंक्रीज के लिए आता है। सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी। किसके सरफेस एरिया को? स्मॉल इंटेस्टाइन का, फॉर ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सके? एब्जॉर्प्शन कर सके। किसका? डाइजेस्टेड फूड का। ठीक है। यहाँ सिर्फ मैं आपको की पॉइंट लिख के दे रही हूँ, जो आप आंसर लिखेंगे उसके अंदर होना चाहिए, और उसको आप क्या करेंगे? इस तरह से अंडरलाइन भी करेंगे। क्लियर हो गई चीजें? सिंपल क्वेश्चन है, सब आप लोग कर लेंगे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। नेक्स्ट चलिएंगे, what advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? कि aquatic what advantages over an aquatic organism? अच्छा, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की क्या एडवांटेज है? कंपैरिजन किसके साथ करना है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के साथ। किसके लिए? ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। देखिए, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कौन सी ऑक्सीजन का यूज करेंगे? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का। और एक्वेटिक जो वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसका यूज करेंगे। और आप ये जानते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर इज फेयरली लो इन वाटर एज कंपेयर टू एटमोस्फेयर। पानी में जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है बहुत कम होती है एज कंपेयर टू एटमोस्फेयर। इसीलिए तो जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। समझ में आ गई बात? कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास लॉट ऑफ अमाउंट में ऑक्सीजन है, और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के पास कम अमाउंट में ऑक्सीजन है। फिश देखिए ना, फटाफट 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 सांस लेती है। समझ में आ गया ये आंसर? यहाँ इसका कुछ भी नहीं लिखूंगी मैं, क्योंकि ये वाला मैंने सारा उसके अंदर पढ़ाया हुआ जहाँ रेस्पिरेशन आपको स्टार्ट करवाया था, वहां उससे देख सकते हो आप इसको। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स? ग्लूकोज ने क्या करना है? ऑक्सीडेशन होकर क्या प्रोवाइड करनी है? एनर्जी। वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए पीछे की तरफ चलिए, सोचिए थोड़ा सा। क्या सोचेंगे? कि आपने पढ़ा था ग्लूकोज था, ग्लूकोज को पहले कन्वर्ट कर दिया था किसके अंदर? पायरुवेट के अंदर। पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट किया था। फिर और साथ में क्या बनी थी? यहाँ एनर्जी बनी थी। ये पायरुवेट फिर किसके अंदर? अगर यहाँ ऑक्सीजन मिल गई थी तो ये कन्वर्ट हुआ था CO2 प्लस H2O प्लस 36 और 38 ATP। ठीक है। अगर यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुई थी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुई थी, तब क्या बना था? तब बना था इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल
साथ में CO2 एंड 2 ATP, और अगर क्या हो गई थी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो गई थी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम हो गई, तो किसकी फॉर्मेशन हुई थी, लैक्टिक एसिड की, प्लस एनर्जी मिली थी। यही तो हुआ था। ये तीनों क्यों लिखे हमने, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि वेरियस ऑर्गेनिजम्स, तो ये वाला फ्लो चार्ट एनसीईआरटी बुक के अंदर है ना, यहाँ पर इसको क्या बोला था, ग्लाइकोलाइसिस। फ्लो चार्ट मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है, वो पूरा का पूरा आएगा इसके अंदर। ठीक है, कुछ चीजें शायद मैंने छोड़ दी यहाँ, जैसे साइटोप्लाज्म नहीं लिखा, यहाँ साइटोप्लाज्म नहीं लिखा, यहाँ मैंने साइटोप्लाज्म नहीं लिखा। क्लियर है ये चीज, सिंपल आंसर है, कर लेंगे इसको। अच्छा आगे चलें। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा ह्यूमन बींग्स में। ऑक्सीजन ब्लड के साथ जाएगी, ब्लड में कौन प्रेजेंट होगा, हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा। ये ऑक्सीमोग्लोबिन सेल के पास जाएगा, वहां ऑक्सीजन को छोड़ेगा और किसको लेकर के आएगा साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आएगा, किस फॉर्म में लेकर आएगा, कार्ब अमीनो ग्लोबिन की फॉर्म में लेकर के आएगा। कहां लेकर के आएगा, ये लंग्स के पास लेकर आएगा। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ आएगी, सम आएगी एज कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्लाज्मा के साथ, और कुछ आएगी बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में प्लाज्मा के साथ। इस तरह से हो जाएगा हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, आगे है हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। लंग्स किस तरह से डिजाइन होते हैं एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए। लंग्स के लिए देखो, ट्रैकिया थी, ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हुई, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई ईच लंग के अंदर चलेगी, ब्रोंक्यूलस, और ब्रोंक्यूलस आगे जाकर के क्या बन गए, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वेलाई में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये एल्वेलाई थिन सरफेस होता है, इसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, थिन होती है, और इसके चारों तरफ बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये चीजें आपको इसके अंदर लिखनी है। ठीक है, चलेंगे अगले पेज की तरफ। आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, what are the components of the transport system in human beings। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ह्यूमन बीइंग के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट है, उनके फंक्शन पूछे आपसे। कंपोनेंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो ब्लड है, ब्लड के फंक्शन है बहुत सारे हैं। ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लेकर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स के पास लेकर के जाएगा, हॉर्मोन्स को हॉर्मोन्स को क्या करेगा, टारगेट ऑर्गन तक लेकर के जाएगा, डाइजेस्टेड फूड को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, वेस्ट मटेरियल को किडनी के पास लेकर के जाएगा। ये सारे फंक्शन हो गए ब्लड के। दूसरा पार्ट कौन सा है, ब्लड वेसल्स। इसके अंदर क्या होंगी, आर्टरीज और वेन्स, आर्टरी वेन्स एंड कैपिलरीज आती हैं पूरी बॉडी के अंदर। जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा वो किसकी हेल्प से होगा, ब्लड वेसल्स की हेल्प से होगा। ब्लड तो वेसल्स के अंदर ही फ्लोट करेगा, बिकॉज वी आर वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा। इसके बाद क्या आएगा, हार्ट, पंपिंग ऑर्गन है पूरी बॉडी के अंदर, ब्लड को पंप कौन करेगा, हार्ट करेगा। Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? क्योंकि यहाँ पर हार्ट कितने चैम्बर का है, 4 चैम्बर का हार्ट है। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड को अलग अलग क्यों किया है, तो यहाँ हम लोग आंसर लिखेंगे, बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अगर आप ये वार्म नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, आप इसको इस तरह से लिखिएगा, बर्ड्स एंड मैमल्स हैव हाई एनर्जी नीड्स, हाई एनर्जी नीड्स, ये वाला की पॉइंट इसमें होना चाहिए। हाई एनर्जी नीड्स है हमारी, इसको फुलफिल करने के लिए। हाई एनर्जी नीड क्यों है, क्योंकि हमें हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है। हाई एनर्जी नीड्स है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखना पड़ता है टू मेंटेन एनर्जी। समझ में आ गया आई थिंक, ये वाला क्वेश्चन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। आगे है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स उनमें कैसा रहेगा, क्योंकि जो छोटे पौधे हैं ना, उनमें तो सिंपली आपका डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के थ्रू हो जाता है, गैसेस का एक्सचेंज भी हो जाएगा और वाटर का एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। लेकिन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, वहां पर 2 चीजें होंगी, एक होगा जाइलम और एक होगा फ्लोएम।
जाइलम किसके लिए? वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और फ्लोएम किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए? फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होगा। ठीक है, बाकी बाद में अगर आप इसमें देख लेते हैं कि कितने मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आया, तो उसी उसी हिसाब से हम लोग इसकी लेंथ के आंसर को बढ़ा देते हैं। लेंथ बढ़ाने के लिए और आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जाइलम में जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें कौन कौन हेल्प करेगा? वेसल्स आएंगी, ट्रेकियार्ड्स आएंगी, पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ये चार तो कंपोनेंट जाइलम के होते हैं। हेल्प कौन करते हैं? वेसल्स एंड ट्रेकियार्ड्स। ठीक है, इसी तरह से फ्लोएम में कौन कौन करेगा हेल्प? कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब हेल्प करेंगे। ठीक है, हो गया ये आंसर भी। आगे देखिए, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में किस तरह से होगा? वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन जैसे यही देख लिया आपने, पहली लाइन में तो यही आ जाएगा, किसकी हेल्प से होगा? जाइलम की हेल्प से होगा। जाइलम में भी कौन हेल्प करेगा? वेसल्स एंड ट्रेकियार्ड्स हेल्प करती हैं, ट्रेकियार्ड्स हेल्प करती हैं, ट्रेकियार्ड्स एंड वेसल्स हेल्प करेंगी, और उसमें भी फिजिकल प्रोसेसेस काम में आते हैं विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। पैसिव प्रोसीजर है, कौन कौन से? एक तो बताया था आप लोगों को रूट प्रेशर, रूट प्रेशर, और दूसरी कोहेंसन, एक कोहेंसन थ्योरी बताई थी जिसके अंदर क्या आएगा आपका? ट्रांसपिरेशन पुल आएगा, ट्रांसपिरेशन पुल, या जिसको क्या बोलते हैं? सक्शन पुल बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको लिखना है। इन दोनों की हेल्प से क्या होगा? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन पूरे प्लांट्स के अंदर होगा। क्योंकि ये ज्यादा मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले। ज्यादा एलेबोरेशन आपको इनका चाहिए तो आपको यू हैव टू लुक ऑन दैट वीडियो। आगे है, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? फूड का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होगा प्लांट्स के अंदर? फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है, सबसे पहली बात उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ऐसे ही जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हुआ था यहाँ पर, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन को क्या नाम देना है आपने? एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप नाम देंगे। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पर ये रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल, इनको भी अंडरलाइन करेंगे, यहाँ ट्रांसलोकेशन को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा? दूसरे पॉइंट के अंदर आप इसमें ये लिखेंगे कि इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी का यूज करके इसका फूड का ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। किसकी हेल्प से होगा? फ्लोएम की हेल्प से होगा। फ्लोएम में भी कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब की हेल्प से होगा। इसमें क्या बताया था? पहले ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगी? सुक्रोज में, फिर वहां प्रेशर बढ़ेगा, साइड से क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फूड का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। इसकी बात तो हम लोगों ने कल ही करी है भाई, कल का जो लेक्चर था उसके अंदर है। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इसमें क्या करना? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। नियर अबाउट 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन वी हैव इन आवर किडनी, ईच किडनी। इसकी स्ट्रक्चर के अंदर 3 पार्ट बताए थे। इसकी स्ट्रक्चर के अंदर 3 पार्ट है। पहला कौन सा है? बॉमन्स कैप्सूल। बॉमन्स कैप्सूल के अंदर ही कौन है? ग्लोमेरुल्स। एक मिनट, सारा मिक्स हो गया स्पेलिंग में ये। बॉमन्स कैप्सूल के अंदर ही कौन है? ग्लोमेरुल्स। ठीक है, और दूसरा पार्ट कौन सा था? दूसरा पार्ट है कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल, इसके कितने पार्ट हैं? इसके 3 पार्ट हैं, पीसीटी, हैनलेस लूप, एंड थर्ड पार्ट इज डीसीटी। और तीसरा पार्ट कौन सा है? कलेक्टिंग डक्ट, जो यूरिन को कलेक्ट करेगी, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, डायग्राम बना लेंगे इसका। डायग्राम भी सिंपल सा है, डायग्राम बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? फंक्शनिंग में करना है। अच्छा, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है। ग्लोमेरुल कहाँ से बनता है? रीनल आर्टरी अंदर जाती है, एफरेंट एर्टियोल बनाती है, जिसका डायमीटर ज्यादा होता है वो कैपिलरीज का बंच बना लेगा, जिसको क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुल्स। जब बाहर निकलेगी तब क्या बनेगी? इफरेंट एर्टियोल, जो आगे जाकर के क्या बना लेगी? वेन बना लेगी। ठीक है, रीनल वेन बनाएगी, जो किस में जाके खुलेगी? वीना कावा में खुलेगी। कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ये भी। पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल का वो पार्ट जो बॉमन्स कैप्सूल के पास में है। माइक्रोविलाई इसके पास होती है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए।
ये सब माइक्रोविलाई जहां होगी वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी। हैंडलेस लूप यू शेप की स्ट्रक्चर है, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब की वॉल थिन, असेंडिंग की थिक होगी। डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का वो पार्ट जो वॉमेंस कैप्सूल से दूर है। नेक्स्ट पार्ट इज कलेक्टिंग डक्ट, यूरिन को कलेक्ट करेगी। आगे आ जाएगी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन किसकी फॉर्मेशन? यूरिन की फॉर्मेशन के 3 पार्ट होंगे। यूरिन की फॉर्मेशन के 3 पार्ट में पहला कौन सा आएगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है? ब्लड फिल्टर होता है। एफरेंट रेटियोल के अंदर जो ब्लड जाएगा उसमें वाटर भी होगा, सॉल्ट भी होगा, यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज होगा। ठीक है। बॉमन्स कैप्सूल में एफरेंट रेटियोल का डायमीटर ज्यादा था, इफरेंट का कम था, जिससे वहां प्रेशर प्रोड्यूस होगा, जिसको क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अंडर द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ब्लड जो है वहां फिल्टर हो जाएगा। वो फिल्ट्रेट में जो भी चीजें बोली मैंने, वाटर, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वो फिल्टर होकर किस में आ जाएगा? बॉमन्स कैप्सूल के अंदर आ गया। ठीक है। इसी प्रोसीजर को क्या बोलेंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसके अंदर हो रहा है? बॉमन्स कैप्सूल के अंदर हो रहा है। अब ये सारा फिल्ट्रेट किसके पास जाएगा? पीसीटी के पास जाएगा। अब इसमें से ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड को क्या किया जाएगा? वापस एब्जॉर्ब किया जाएगा, क्योंकि दीज आर द यूजफुल थिंग्स। ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को एंड सम एक्सटेंट ऑफ वाटर को कौन एब्जॉर्ब करेगा? पीसीटी। तो इसको क्या बोलेंगे? रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है। उसके बाद बचाओ फिल्ट्रेट हैंडलेस लूप के अंदर जाएगा। हैंडलेस लूप में मोस्टली वाटर को एंड आयंस को रीअब्सॉर्ब करके कहाँ डाल दिया जाएगा? यहाँ पर भी जो रीअब्सॉर्प्शन हुआ था तो वो कहाँ डाल दिया जाएगा? वापस से ब्लड में डाल दिया जाएगा, क्योंकि जो रीनल वेन जो थी, या बोलना चाहिए कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं, वो इस सारे पार्ट को क्या करके रखती हैं? कवर करके रखती हैं। बहुत ही ट्विस्टेड एरिया होता है ये वाला। उसके बाद तीसरा पार्ट आएगा जो डीसीटी के अंदर होगा, वो कौन सा है? ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन डीसीटी के अंदर होगा। फाइनल एडजस्टमेंट होता है यूरिन का, ऑस्मो रेगुलेशन किया जाता है। फाइनल एडजस्टमेंट एंड सीक्रेशन, सीक्रेशन मतलब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाएगा। एक एक्स्ट्रा तरीका है ये एक्सक्रीट करने का वेस्ट को यूरिन के अंदर। ब्लड में अगर कोई हार्मफुल चीज रह गई तो वापस किसके अंदर आ जाएगी? वो यूरिन के अंदर आ जाएगी। क्या बात समझ में आ गई है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द मेथड्स यूज बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स? प्लांट्स जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को किस तरह से वेस्ट को बाहर निकालेंगे? प्लांट्स जो वेस्ट को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन तो किसका वेस्ट मटेरियल है? एज फोटोसिंथेसिस का। ठीक है। कुछ ऑक्सीजन का यूज करेंगे, बाकी को बाहर निकाल देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में वेस्ट मटेरियल? रेस्पायरेशन का है, रात में बाहर निकाल दिया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, रेस्पायरेशन का वेस्ट मटेरियल है। गम्स हैं, रेजिन है, ये ओल्ड जाइलम के अंदर स्टोर हो जाएंगे। कहाँ स्टोर हो जाएंगे? ओल्ड जाइलम टिश्यू के अंदर स्टोर हो जाएंगे। सम वेस्ट मटेरियल को कहाँ पर एक्सक्रीट कर दिया जाता है? सीधा डायरेक्टली सॉइल के अंदर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। कुछ वेस्ट मटेरियल को ये अपने पार्ट्स में, जैसे लीव्स होगी और बार्क होगी, उसके अंदर एब्जॉर्ब कर देंगे, बाद में उसको शेड कर देंगे। वो शेड कर देंगे मतलब होता है ना, वो समझ गए? भावनाओं को समझो, ज्यादा शब्दों में मत जाना इस पे। आगे है हाउ इज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड? किस तरह से यूरिन की फॉर्मेशन जो है, कितना यूरिन की प्रोडक्शन होगी, वो कौन रेगुलेट करेगा? 3 चीजें आती हैं इसमें। एक तो आप इसमें ये लिखना कि थर्ड है ना क्वेश्चन, एक्सेस वाटर कितना है? अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर। अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर कितना है बॉडी के अंदर, उस पर डिपेंड करेगा। सॉल्ट कितने, एक्सेस सॉल्ट या वेस्ट कितना है। और एक हार्मोन आएगा कौन सा? एडीएच। इन पे डिपेंड करेगा, ये तीनों मिलकर के रेगुलेट करेंगे हाउ यूरिन भी कितना यूरिन बनता है। नियर अबाउट 1 to 1.5 लीटर यूरिन बनता है डेली हमारी बॉडी के अंदर। अब आ जाएंगे एक्सरसाइज पे। द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द कौन से सिस्टम की है किडनी? एक्सक्रीशन की है। बहुत सिंपल है ये। द जाइलम इन प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम क्या काम करेगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करेगा जाइलम। द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, ऑटोट्रोपिक प्लांट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सारे आ जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। और आगे है द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बना रहा है, तो ये प्रोसीजर कहाँ होगा? ये प्रोसेस होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
क्यों? क्योंकि ये कैसा है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। नेक्स्ट है, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज? फैट किस तरह से डाइजेस्ट होगी आपकी बॉडी के अंदर? इसमें पहले फैट जो है इसको बाइल जूस, सबसे पहली बात ये कि इसका वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस? सबसे पहली बात ये कि ये प्रोसेस होगा कहां पर? ये प्रोसेस होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां होगा? तो सबसे पहले लिखना आप इसमें, ये प्रोसेस होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा ऑर्गन है जहां पर एक ही टाइम से पेनक्रियाज एंड लिवर से सिक्रेशंस आती हैं, और लिवर आपका हेल्प करेगा किसमें? इसके फैट के डाइजेशन में। तो फैट जो होगी, बाइल जूस क्या करेगा, इस फैट को पहले कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? फैट ड्रॉपलेट के अंदर। फैट ड्रॉपलेट यानी क्या कर देगा फैट का? इमल्सिफिकेशन करेगा, इमल्सिफिकेशन करेगा फैट का। ठीक है, उसके बाद इसी फैट ड्रॉपलेट में कौन आ जाएगा? इसमें लाइपेज आएगा। ये लाइपेज कहां से आया? पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज से क्या आएगा? पेनक्रियोटिक जूस आएगा, जिसमें क्या होगा? लाइपेज आएगा, जो क्या करेगा? इसको फैट को किसमें कन्वर्ट करेगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर इसको डाइजेस्ट कर देगा। होगी फैट डाइजेस्ट? समझ में आ गया ये? नेक्स्ट चलिए, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? सलाइवा का क्या रोल है फूड के डाइजेशन में? सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है आपका सलाइवरी एमाइलेज। इसका दूसरा नाम भी बताया था, अगर एग्जाम में स्लाइवरी एमाइलेज नहीं आकर के दूसरा नाम अगर आ गया तो दूसरा नाम क्या था? टाइलिन। ठीक है, सलाइवा के अंदर सलाइवा एमाइलेज, टाइलिन प्रेजेंट है, जो क्या करेगा? स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करेगा? इट विल कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ये हो गया सलाइवा का फंक्शन। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन? नेसेसरी कंडीशंस के अंदर क्या लिखोगे? रॉ मटेरियल फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ ये फूड बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए प्लांट्स को? वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, स्टोमेटास चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। पढ़ाया था सारा ये, वहां से आप इसको कर लेना। ठीक है, व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट? बाय प्रोडक्ट क्या क्या होंगे? ग्लूकोज होगी। बाय प्रोडक्ट क्या क्या होंगे? ग्लूकोज होगी, ऑक्सीजन होगी एंड वाटर होगा। ये बाय प्रोडक्ट होंगे किसके? फोटोसिंथेसिस के। बढ़ते हैं आगे की तरफ, लास्ट पेज है ये। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? क्या डिफरेंसेस है? एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऐसा रेस्पिरेशन जो कहाँ होगा, कब होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। एनारोबिक कहाँ होगा? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। एरोबिक में ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है, 36 और 38 एटीपी, जबकि एनारोबिक में ओनली 2 एटीपी एनर्जी निकलती है। एरोबिक में जो ये फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है एरोबिक में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी होगी, जबकि एनारोबिक में क्या हो सकता है आपका? इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड होगा। बाकी तीसरा इसमें एग्जांपल कर दीजिएगा। इसमें एरोबिक में ह्यूमन बींग्स का लिख दें, बाकी एनिमल्स का लिख सकते हैं। और एनारोबिक के अंदर किसका लिखोगे? यीस्ट का लिख देना, बैक्टीरिया का लिख देना, और मसल सेल्स का भी लिख सकते हैं। आगे यही तो पूछा है। नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। बता दिया सारा, ये क्लियर हो गया। हाउ आर द एल्वेलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज? एल्वेलाई किस तरह से डिजाइन होती हैं टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज? एल्वेलाई कहाँ होती है? लंग्स के अंदर होती है। ब्रोंक्यूलस जो है आगे जाकर के एक बलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइड हो गया, उसको क्या नाम दिया था? एल्वेलाई नाम दिया था। अब एल्वेलाई जो होती है ना, इसकी जो आउटर, वो क्या कहते हैं उसको, यही है ना, इसी तरह से बनती है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन जो होगी, थिन मेम्ब्रेन होती है, थिन होगी। आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी? थिन होगी। और ये इसके चारों तरफ क्या होंगी?
बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होगी। आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको रेस्पिरेशन कराया था स्टार्ट, तब आपको ये बोला था कि ऑर्गन्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फॉर द ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज गैसेस हो सके। उसने पहले ये बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैसी होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, और इसके चारों तरफ क्या होनी चाहिए, ब्लड कैपिलर, ब्लड जो है अच्छी ज्यादा अमाउंट के अंदर ब्लड होना चाहिए। समझ में आ गया? तो दो ही चीजें करनी है, एक तो थिन होती है इसकी वॉल, और इसके चारों तरफ अच्छी खासी अमाउंट में ब्लड कैपिलरीज होती हैं। आगे चलें, चलिए। व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी? अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो क्या होगा? कुछ बच्चे यहाँ बोलते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो ऑक्सीजन कम जाएगी, सांस फूलेगी, वो ठीक है, लेकिन एक वर्ड में अगर आंसर करना है तो क्या करेंगे? एनीमिया का नाम सुना होगा, एनीमिया हो जाएगा अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो। बचेंगे कैसे? ये आयरन रिच प्रोडक्ट खाने चाहिए आपको, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खानी चाहिए, पोमेग्रेनेट खाना चाहिए, और बीट रूट, स्पिनच, ये सारी चीजें खानी चाहिए, कवर हो जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग। डबल सर्कुलेशन को डिस्क्राइब करना है। डबल सर्कुलेशन, हार्ट में एक ही साइकिल में ब्लड कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? राइट साइड में है, और वो दूसरा वाला कहाँ होगा? सिस्टेमिक में, मतलब पूरी बॉडी के अंदर ब्लड कौन लेकर के जाएगा? लेफ्ट एट्रियम से स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात? पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगी इसकी। व्हाई इज इट नेसेसरी? डबल सर्कुलेशन की जरूरत क्यों है? वही हाई नीड ऑफ एनर्जी फॉर द रिक्वायरमेंट टू मेंटेन द टेम्परेचर। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम? क्या डिफरेंस है दोनों में? जाइलम किसको लेकर जाएगा? वाटर को। एंड फ्लोएम किसको लेकर के जाएगा? फूड को। जाइलम के ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलते हैं? सॉरी, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलते हैं? असेंट ऑफ सैप। फूड के ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। जो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और जो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एक पॉइंट अगर और ऐड करना हो तो ये सेकंड या थर्ड नंबर पे आप इसको करना। जो वाटर जो लेकर के जाएगा जाइलम का, वो कौन सा पार्ट लेके जाएगा? वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स। और फ्लोएम में कौन हेल्प करेगा? कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वेलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन इन द किडनी विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। क्या करना है इसमें? एल्वेलाई, लंग्स की एल्वेलाई, एंड नेफ्रॉन किडनी की, इनकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में आपको डिफरेंसेस देने हैं। लंग्स में क्या होगा? इसमें आप कैसे लिखोगे इसको? एल्वेलाई जो है वो लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन किसकी है? वो किडनी की है। एल्वेलाई एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। नेफ्रॉन एक आपकी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है जो किसकी फॉर्मेशन करती है? यूरिन की फॉर्मेशन करती है। और एल्वेलाई एल्वेलाई क्या करेगी? एल्वेलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। इस तरह से इसको आप लोग कर लेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे। सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है ये। तो ये तो थे आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर्स जो हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिए। कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे लाइफ प्रोसेस की वर्कशीट के साथ। वर्कशीट में बहुत अच्छे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो मैं कल लेकर के आऊंगी, जिसको आगे की 2 क्लासेस के अंदर हम लोग लाइफ प्रोसेस की वर्कशीट को करेंगे। नियर अबाउट टू 90 क्वेश्चन उसके अंदर है, वर्कशीट के अंदर हमारे पास, जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तब तक सीखते रहिए, जुड़ते रहिए, और ध्रुव साइंस मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।